हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। जैसे सबसे पहले हमने इरिगेशन मेथड्स को डिस्कस किया था और हमने काफ़ी सारे वहाँ पे इरिगेशन सोर्सेस को भी डिस्कस किया था कि किन सोर्सेस से वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, और कौन कौन से इरिगेशन मेथड्स होते हैं ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको याद हो तो 8th क्लास में आपने लास्ट ईयर आपने दो तरह के इरिगेशन मेथड्स पढ़े होंगे बेटा, ट्रेडिशनल और एडवांस। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड एंड एडवांस इरिगेशन मेथड। ट्रेडिशनल में आपने कुछ नाम पढ़े होंगे जैसे डेकली, राहत। ठीक है, तो ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है और जहाँ पर लेबर ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जितने भी मेथड्स हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो जितने भी ऐसे विलेजेस है जहाँ पर अभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पर आज भी ये मेथड्स यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे बेटा जिन विलेजेस में थोड़ा चेंज हो चुका है ना, एडवांसमेंट हो चुका है, वहाँ पर मॉडर्न तरह के इरिगेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं या फिर एडवांस मेथड यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड की प्रोडक्टिविटी के लिए, है ना। और हमने पढ़ा था बेटा हाई कॉस्ट फार्मिंग। हाई कॉस्ट फार्मिंग पढ़ा था हमने। तो बेटा हाई कॉस्ट फार्मिंग यही है। हाई कॉस्ट फार्मिंग में अच्छे सीड सेलेक्ट किए जाते हैं, अच्छे सीड की सॉइंग की जाती है बेटा। सीड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन और अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वीडीसाइड या फिर जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू कम से कम वाटर की वेस्टेज हो, जहाँ पे कम से कम वाटर की वेस्टेज हो बेटा, और वाटर की वेस्टेज के साथ में, कम वाटर की वेस्टेज के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। तो इसे बोलते हैं हम हाई कॉस्ट फार्मिंग। हमने पहले डिस्कस किया था। तो बेटा इरिगेशन मेथड्स मैंने बताए थे आपको। एडवांस कौन कौन से हैं, दो एडवांस मेथड बताए थे, और उनमें से भी कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। हमने दो तरह के मेथड देखे थे एडवांस में। एक था बेटा स्प्रिंकलर, और जो सेकंड हमने एडवांस इरिगेशन मेथड में डिस्कस किया था वो था ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। और कौन सा बेस्ट है इनमें से भी, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में से भी कौन सा बेस्ट मेथड है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था बेटा। अभी हम लास्ट लेक्चर का ही थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से, तो इसको देख लीजिए। अगर आप ने लेक्चर नहीं पढ़ा है या फिर बस सुना है तो आपको याद आ जाएगा हमने क्या क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर पे। तो बेटा ड्रिप इरिगेशन क्या है, ज़्यादा बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है, क्या रीज़न इसके पीछे। तो ड्रिप इरिगेशन में हर एक प्लांट के पास में वाटर की सप्लाई होती है। ठीक है, हर एक प्लांट के पास में एक इंडिपेंडेंट वाटर की सप्लाई होती है बेटा। और इस सप्लाई के थ्रू वाटर जो है प्लांट को ड्रॉप्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ड्रिप इरिगेशन। वाटर जो है बेटा वो किस फॉर्म में मिलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये क्या करती है, ये ड्रॉप्स जो होती हैं बेटा ये उस क्रॉप के आसपास की सॉइल को काफ़ी मॉइस्ट कर देती है। ठीक है, और उसमें मॉइस्चर जब सॉइल के अंदर काफ़ी देर तक रहता है, क्योंकि ड्रॉप के थ्रू यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है, तो जो सॉइल है बेटा क्रॉप के आसपास की वहाँ पर काफ़ी देर तक मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। तो ऐसे प्लांट जिनको
लगातार वाटर की सप्लाई चाहिए होती है या फिर बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, इरिगेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मेथड बहुत सक्सेसफुल है। या फिर जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल लो है, जहाँ पे बेटा ग्राउंड वाटर लेवल लो है, जमीन के अंदर पानी का स्तर बहुत नीचे है, वहाँ पर भी ड्रिप इरिगेशन बहुत ही बेस्ट मेथड है। क्लियर? अच्छा मेथड ये स्प्रिंकलर भी है, लेकिन स्प्रिंकलर में ड्रिप इरिगेशन की कंपैरिजन में वाटर लॉस फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक ट्रेडिशनल की कंपैरिजन में तो कम होता है, लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन की कंपैरिजन में देखें हम तो स्प्रिंकलर के अंदर वाटर लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ वाटर कैसे मिलता है बेटा? रेन की फॉर्म में, है ना। तो इसमें एक रोटेटिंग नोजल होती है ऊपर, और उसी के पास में काफ़ी सारी वाटर की पाइप्स होती हैं। तो बेटा ये जब ये जो रोटेटिंग नोजल जब रोटेट होती है, तो रोटेट होने के साथ में ही इनसे वाटर रिलीज होता है, वाटर स्प्रिंकल होता है चारों तरफ, तो इसे बोलते हैं स्प्रिंकलर। और ये भी कहाँ पे यूज़ की जाती है? जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल लो होता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने बेटा काफ़ी सारे सोर्स देखे थे जहाँ से हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ सोर्सेज देखे थे, जैसे कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये हमने कुछ सोर्स देखे थे। इसके बाद में हमने क्रॉप पैटर्न को डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप पैटर्न का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेटा क्रॉप पैटर्न क्या होता है? क्रॉप पैटर्न 3 तरह के होते हैं बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के क्यों यूज़ किए जाते हैं ये? फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, है ना। और सेकंड कि हमें हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ ना करना पड़े। और यही किया किसमें किया जाता है बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे ओनली ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए क्रॉप पैटर्न को ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम गेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं ये क्रॉप पैटर्न? क्रॉप पैटर्न हमने पढ़े थे। फर्स्ट था मिक्स्ड क्रॉप, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। सेकंड था बेटा इंटर क्रॉपिंग। फर्स्ट था मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड इंटर क्रॉपिंग, और थर्ड था बेटा क्रॉप रोटेशन। याद आया? मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने देखा था कि कैसे सीड्स को सॉइंग से पहले, सीड को लगाने से पहले फील्ड में उन सपोज आप दो तरह की क्रॉप के सीड को एक साथ मिक्स कर लिया आपने, और मिक्स करने के बाद में उसकी सॉइंग की। क्लियर? तो एक ही फील्ड में, है ना, सेम टाइप में आपने क्या किया, एक ही फील्ड में सेम टाइम में आपने क्या किया, 2 तरह की क्रॉप्स लगा ली, मिक्स हो गई आपकी क्रॉप। अब इसको जब हार्वेस्ट किया जाएगा बेटा मैच्योर होने के बाद में, क्लियर, इसको जब हार्वेस्ट किया जाएगा मैच्योर होने के बाद में, तो आपकी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है या फिर जितने भी आपने क्रॉप को कट किया है मैच्योर क्रॉप को, उसकी सबकी मिक्सिंग हो गई ना बेटा। अब मिक्सिंग करने के बाद में अगर आपको ये अलग अलग चाहिए तो आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काम डिफिकल्ट हो गया ना, ग्रेन्स को अलग करना डिफिकल्ट हो गया ना। लेकिन जो सेकंड हमने पैटर्न देखा था बेटा इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉप को एक रॉ की फॉर्म में ग्रो किया जाता है, रोज बनाई जाती है यहाँ पर, है ना। जैसे ए मैंने बताया था, 3 रो है, A B C, ठीक है। तो सपोज आप 2 क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, है ना, आप 2 क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, सोयाबीन और मेज को। तो क्या करेंगे हम, 2 साइड में आपने सोयाबीन को लगा दिया और उन दोनों के बीच में आपने मेज की क्रॉप को ग्रो किया। तो इस तरीके से रॉ की फॉर्म में रोज बनाते हैं, उन रोज की फॉर्म में अगर क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग। तो एक पैटर्न होता है बेटा स्पेसिफिक,
जिस और कौन कौन से क्रॉप थे हमने तो ये भी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद थर्ड था क्रॉप रोटेशन। इसके बाद बेटा थर्ड था क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन भी हमने डिस्कस किया था। क्या होता है क्रॉप रोटेशन? याद आया बेटा क्या होता है क्रॉप रोटेशन? तो जैसे कि मैंने अपने नाम डिस्कस किया था इसका, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा क्रॉप रोटेशन का मतलब? जहां पे बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती है बेटा जिनको अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले एक क्रॉप को ग्रो करते हैं और जैसे ही इसकी प्रोडक्टिविटी मिलती है हमें, उसके बाद में दूसरी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, क्योंकि दोनों के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इससे वाटर के इससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन नहीं होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है। या फिर ये भी किया जा सकता है कि एक बार अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो हम लेग्यूम्स प्लांट को एक बार ग्रो कर सकते हैं और दूसरी बार नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बेटा आपकी सॉइल के अंदर कभी भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती है बेटा, जितनी भी बीन्स वाली क्रॉप होती हैं, उनकी रूट्स में या फिर बोल सकते हैं रूट नोड्स में एक बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन में। तो बेटा राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया बेटा? सिम्बायोटिक। आपको पता होगा सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। कैसे? तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको कि प्लांट की रूट भी लिविंग है और ये जो बैक्टीरिया बेटा ये भी क्या है? लिविंग। दोनों एक साथ प्रेजेंट है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जहां पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? सॉल्युबलाइज फॉर्म में। और किस फॉर्म में? तो NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट है बेटा, ये प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं और इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए कन्वर्जन की जरूरत होती है और कन्वर्ट करके देने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन को। तो ये बैक्टीरियाज। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद में हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमने ये लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था कि वीड्स क्या होते हैं बेटा। वीड्स तो मैंने बताया था कि कई बार आपकी मेन क्रॉप के साथ में काफ़ी सारी अनवांटेड क्रॉप्स या फिर बोल सकते हैं अनडिजायरेबल क्रॉप्स नेचुरली ग्रो हो जाती है बेटा। और इन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? वीड्स। और ये वीड्स हमारी क्रॉप के लिए क्यों हार्मफुल है, क्यों हमें इनके रिमूवल की रिक्वायरमेंट है? तो बेटा ये वीड्स लास्ट लेक्चर पे भी हमने डिस्कस किया था। वीड्स हमारे प्लांट से किस किस के लिए कंपीट करती है बेटा? तो सनलाइट के लिए कंपीट करती है, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करती है, स्पेस के लिए कंपीट करती है, ठीक है, और वाटर के लिए भी कंपीट करती है। तो इससे क्या हो सकता है बेटा? इन सब फैक्टर के लिए कंपीट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमें अगर ये वीड्स ग्रो होती हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इन वीड्स को रिमूव करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ये वीड्स को बेटा कैसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो या तो इसको मैनुअली इनकी अपरूटिंग की जा सकती है या फिर कुछ केमिकल्स का यूज किया जा सकता है बेटा। जैसे ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम वीडीसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? वीडीसाइड। जैसे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या हो गया? ये सोडियम बेंजोएट, एट्राजिन, ये सारे क्या हो गया बेटा? कुछ वीडीसाइड होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि
वीड्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और या फिर बोल सकते हैं वीड्स की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। क्लियर? थर्ड क्या यूज कर सकते हैं बेटा? थर्ड कैसा मेथड यूज कर सकते हैं? या फिर हम बायोटिक मेथड यूज कर सकते हैं। कैसा? बायोटिक मेथड। तो बायोटिक मेथड में बेटा हम कुछ ऐसे इंसेक्ट का यूज कर सकते हैं जो कि इन वीड्स को फीड करते हैं, है ना। तो 3 तरह के मेथड है बेटा। फर्स्ट है जहां पर मैनुअली वीड्स की अपरोटिंग की जा सकती है, उनको निकाला जा सकता है ना, हाथों के थ्रू उसको मैनुअली अपरूटिंग की जा सकती है उनकी। सेकंड है वहां पर कुछ केमिकल्स का यूज किया सकता है, तो ये केमिकल मेथड हो गया। और केमिकल मेथड में जो बेटा केमिकल्स यूज किए जाते हैं उन केमिकल्स को बोलते हैं हम वीडीसाइड। जैसे मैं नाम बताया आपको एट्राजिन, तो एट्राजिन एक वीडीसाइड है। थर्ड क्या मेथड है हमारे पास वीड्स को रिमूव करने का? तो बायोटिक मेथड का यूज किया जा सकता है। किस मेथड का बेटा? बायोटिक मेथड का यूज किया जा सकता है। और ये बायोटिक मेथड के अंदर कुछ ऐसे हम इंसेक्ट का यूज कर सकते हैं जो कि इन वीड्स को फीड करते हो, तो इससे ये वीड्स की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी बेटा? रिड्यूस हो जाएगी। तो इन सब मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं हम इसके बाद में कुछ थियरी पॉइंट है। Weedicides are sprayed on the fields that can kill them as they do not harm any crops। तो weedicides क्या होता है बेटा? हम भी हमने डिस्कस किया, केमिकल्स होते हैं, इनको फील्ड पे इनको स्प्रे किया जाता है। और स्प्रे करते ही क्या होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट के साथ में जितने भी ये अनवांटेड प्लांट है, जितने भी वीड्स हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते ये। Weeds can be uprooted manually by the farmers। तो इस तरीके से जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस तरीके से इसको अपरूटिंग की जा सकती है। The crop is sown timely are not affected by weeds। अगर क्रॉप्स को आप टाइम से ग्रो करते हो, उसका जो वेदर है ग्रो करने का, जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में उसको ग्रो करते हो, तब आपके जो क्रॉप है उसके साथ में वीड्स ग्रो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। Using different methods of cropping suggest crop rotation and intercropping also reduce the changes of growing weeds। अगर आप इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए बेटा अगर आप इन क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हो, जैसे इंटरक्रॉपिंग या फिर जो क्रॉप रोटेशन मेथड है, इनका यूज करते हैं, तो इनसे भी वीड्स के ग्रो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। या फिर अगर ग्रो भी होते हैं तो आपकी एक ही प्लांट के अंदर वीड की ग्रोथ होगी, दूसरा प्लांट आपके लिए बच जाएगा। ठीक है, इससे आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, आपकी सारी जो जितनी भी क्रॉप्स हैं एक साथ खराब नहीं होंगी, स्पॉइल नहीं होंगी, क्योंकि वीड्स बेटा एक वीड्स सारी क्रॉप्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, हर क्रॉप्स के लिए कुछ अलग वीड्स होते हैं और वही उनको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा हम और कौन से फैक्टर है। तो पेस्ट क्या होता है बेटा? पेस्ट कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, हमारे जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है बेटा उनको डैमेज करते हैं, हमारे जितना भी स्टोरेज होता है उन जितने भी ग्रेन्स होते हैं स्टोर किए हुए उनको अफेक्ट करते हैं ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेवरल इंसेक्ट एंड पेस्ट कैन अफेक्ट द क्रॉप इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट है दे कैन कट द पार्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम। तो ये क्या करते हैं बेटा? क्रॉप्स के पार्ट को कट कर देते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है। दे कैन गेट इनटू द स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं, उनकी स्टेम और रूट के अंदर ये एंटर हो जाते हैं। दे सक द सेल शेप ऑफ द प्लांट्स एंड हेंस डिस्ट्रॉय देम। कि क्या करते हैं बेटा? जितना भी सेल के अंदर का सेल शेप होता है उसको सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है और प्लांट धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कवर हो गया, समझ में आ गया आपको पेस्ट क्या होता है?
इसके बाद में और क्या है, और कौन से फैक्टर्स हैं, तो बेटा डिजीज, प्लांट में काफ़ी टाइप की डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती है बेटा। तो इन डिजीज से भी प्रोटेक्ट करना आपके प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पैथोजन कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो यहाँ पे दिया है बेटा कैसे आपके क्रॉप तक ये ट्रांसमिट होते हैं, तो सॉइल के थ्रू, जिस सॉइल में आपने क्रॉप को लगाया है उसके थ्रू हो सकते हैं बेटा, वाटर के थ्रू, जो इरिगेशन के लिए आप वाटर प्रोवाइड करा रहे हो उसके थ्रू हो सकती है, या फिर एयर के थ्रू भी ये डिजीज जो है या फिर जो पैथोजेंस हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में बेटा हम देखेंगे कि डिजीज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स है जिनसे आप अपनी क्रॉप्स को डिजीज होने से रोक सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं देखते हैं हम आगे। क्या हम ऐसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे प्लांट में कम से कम डिजीज हो या फिर डिजीज होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाए। तो फर्स्ट है बेटा सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप का सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको, क्रॉप का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक हेल्दी क्रॉप के लिए, है ना। एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हर एक क्रॉप को सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और उस एनवायरनमेंट कंडीशंस में अगर आपने ग्रो नहीं किया है क्रॉप को, उस एनवायरनमेंट कंडीशंस के लिए जो सूटेबल क्रॉप है उसकी जगह आपने दूसरी क्रॉप को ग्रो किया है जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है उन कंडीशंस के लिए, तो आपकी क्रॉप में डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। सपोज आपने रेनी सीजन में ऐसी क्रॉप को ग्रो कर दिया जिसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके प्लांट्स में फंगल डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। वायरल डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद में प्लांटिंग द सीड्स ऑन राइट टाइम, राइट टाइम पे उसको सॉइंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हर्बिसाइड्स, यूजिंग हर्बिसाइड्स सच एज, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, तो हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए, है ना। फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाना चाहिए, या फिर हम क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं जैसे क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। तो इन क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ भी करके हम डिजीज होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आया। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले क्रॉप का सिलेक्शन, इसके बाद में प्लांटिंग द सीड्स ऑन राइट टाइम, देन यूजिंग वीडिसाइड, और सबसे लास्ट में बेटा यूजिंग क्रॉप रोटेशन मेथड एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इन अगर स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो डिजीज होने के चांसेस आपके प्लांट में कम से कम हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने डिजीज देख लिया, अब हमें ये देखना है कि अब इसको स्टोर कैसे किया जाए, कैसे स्टोरेज किया जाए। तो स्टोरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। आपने क्रॉप को ग्रो कर लिया, हेल्दी क्रॉप को, आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल गई, आपने ग्रेन्स को बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट कर लिया। इसके बाद में ग्रेन्स का स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेन्स का स्टोरेज सही वे में नहीं किया है तो भी आपकी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है वो सब, या फिर जितनी भी आपकी मेहनत थी वो सब खराब हो सकती है। ठीक है, स्पॉइल हो सकती है। तो इसको भी, जो आपके स्टोरेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोरेज दो तरीके से किया जाता है बेटा, एक स्मॉल स्केल पे और एक लार्ज स्केल पे स्टोरेज किया जाता है। स्मॉल स्केल पे किस में करते हैं बेटा, ग्रेनरीज में, ठीक है, या फिर जूट बैग्स के अंदर। जो फार्मर्स होते हैं वो वो कैसे किस में करते हैं बेटा, जूट बैग्स के अंदर जनरली, या फिर ग्रेनरीज में करते हैं। और जितना भी लार्ज स्केल पे स्टोरेज किया जाता है बेटा ग्रेन्स का, वो किया जाता है सिलोस में। किस में किया जाता है बेटा, सिलोस में, SILOS, सिलोस। बड़ी बड़े कंटेनर होते हैं बेटा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जहाँ पर ग्रेन्स का स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके जितना स्टोरेज है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ बेटा इसमें बायोटिक फैक्टर भी हैं और कुछ एबायोटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, जो कि आपकी क्रॉप से, जिससे आपको ग्रेन मिले बेटा, जिनका आप स्टोरेज कर रहे हो, उन स्टोरेज को ये अफेक्ट
कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं? बायोटिक का मतलब क्या है बेटा? बायोटिक का मतलब लिविंग। ऐसे कौन से लिविंग फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्टोरेज को अफेक्ट कर सकते हैं? तो इंसेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं बेटा, फंगस अफेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियाज और रोडेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं। रोडेंट्स क्या होते हैं बेटा? कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे माउस, है ना, ये रोडेंट्स है। ये आपके जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको उनको खा जाते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं ये। इसके बाद में कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपके ग्रेन्स जो है, स्टोर्ड ग्रेन्स, वो खराब हो सकते हैं। जैसे एक्सेसिव टेम्परेचर, एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से भी ग्रेन में बोल सकते हैं हम न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो सकती है, या फिर आपके जो ग्रेन्स है वो खराब हो सकते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है आपके ग्रेन्स में ज़्यादा अमाउंट में, एक कम अमाउंट में तो होता ही है बेटा, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसमें फंगल डिजीज हो सकती है या फिर कोई बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है। क्लियर? इसके बाद में कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो स्टोरेज लॉस को? कैसे कर सकते हैं बेटा? तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे मेंटेनिंग दी स्टोरेज हाउस प्रॉपरली। आपका जो स्टोरेज हाउस है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए कहीं से बेटा लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, कहीं से वाटर अंदर तो नहीं आ रहा है। अगर रेन हो रही है तो रेन होने से वहाँ पर लीक होके वाटर अंदर तो नहीं आ रहा है आपके स्टोरेज तक, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्लीनिंग दी ग्रेन्स। अगर स्टोर कर रहे हैं आप ग्रेन्स को तो स्टोर करने से पहले उनको क्लीन किया जाना चाहिए, और क्लीन करने के बाद में उन्हें सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं, लेकिन एक शेड ड्राई करना चाहिए उनको, ठीक है, उनको छांव में सुखाना चाहिए ताकि उनका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद में उसे स्टोर किया जाना चाहिए, वरना काफ़ी सारे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया? इनको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? स्टोरेज के टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्टोर्ड ग्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ बायोटिक फैक्टर है बेटा, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, और कैसे आप मैनेज कर सकते हैं इसको। स्टोरेज होने से, स्टोरेज का जो लॉस है बेटा, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस किया जाना चाहिए अच्छे से, जहाँ पर आप सीड्स को या फिर ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। आपको चेक करना चाहिए कि वहाँ पर कहीं से वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा है, रेन के थ्रू अगर वहाँ से कहीं पे वाटर लीक होके आ रहा है तो इससे भी आपके सीड्स खराब हो सकते हैं, आपके ग्रेन्स खराब हो सकते हैं। इसके बाद में क्लीन किया जाना चाहिए ग्रेन्स को, और साथ ही साथ में उनको शेड ड्राई करना चाहिए ताकि उनका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है एक्सेस वो खत्म हो जाए। ये आपके क्रॉप जितना एग्रीकल्चर वाला पार्ट था बेटा ये कवर हो चुका है। यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, कौन कौन से मेथड को यूज़ करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को पा सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं बेटा हम क्रॉप्स का, क्या ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, है ना। और ये ओवरऑल हम पढ़ क्यों रहते हैं बेटा? ये क्रॉप प्रोडक्शन, हम क्रॉप प्रोडक्शन या फिर जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये हमने क्यों पढ़ा? ये सारा आपको समझ में आया होगा। हमने इसलिए पढ़ा है कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमें एक हेल्दी क्रॉप भी मिले। क्लियर? और ये क्यों सर, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये सारे प्रोसेस, ये सारे मेथड्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बेटा पॉपुलेशन कंटिन्यूअस क्या होती जा रही है बेटा? इंक्रीज होती जा रही है, और इंक्रीज होने की वजह से जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, पर हेक्टेयर जो यील्ड है उसको बढ़ाया नहीं गया, प्रोडक्टिविटी नहीं मिली, तो क्या होगा? तो क्या हो सकता है बेटा? तो जितने भी स्टोरेज है उसकी कमी हो सकती है, ठीक है, खाने की कमी हो सकती है। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे इसका जो
चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है बेटा, फर्स्ट था किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे वीडिसाइड किया जाना चाहिए, कैसे मैनेज करना किया जाना चाहिए क्रॉप को, कैसे स्टोर किया जाना चाहिए ग्रेन्स को, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री और किन किन एनिमल्स का यूज़ किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। तो आपको पता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना। ठीक है, और क्यों पालते हैं बेटा, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ में इससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं हमें, जैसे मीट, एग, ठीक है, हनी, ये सब भी हमें मिलते हैं। और इन प्रोडक्ट के साथ साथ जब हम एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं बेटा, तो साथ साथ हमें उनकी केयर भी करनी पड़ती है, उनको देखना पड़ता है कि उनको कोई डिजीज ना हो। ठीक है, उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके बाद बेटा एनिमल हस्बेंड्री हमने समझ लिया, एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है बेटा, तो एनिमल्स की रेयरिंग, साथ ही साथ में उनकी प्रॉपर केयर, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रोडक्टिविटी मिले। और प्रोडक्टिविटी क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा, तो अभी हम डिस्कस किया कि हमें मीट मिलते हैं बेटा, वूल, हनी, है ना, एग, तो ये सब हमें मिलता है एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। तो हम अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एनिमल्स को अपने लिए यूजफुल बनाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो फर्स्ट है इसमें बेटा कैटल फार्मिंग। फर्स्ट बेटा इसमें कैटल फार्मिंग। कैटल्स को क्यों यूज़ किया जाता है बेटा एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इन्हें दो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट तो आप समझ गए कि इन्हें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं बेटा, और दूसरा इन्हें मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, इनसे मिल्क ऑब्टेन करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जो ऐसे कैटल्स होते हैं बेटा जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम ड्रॉट एनिमल। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ड्रॉट एनिमल। और ये किन किन एग्रीकल्चर पर्पस में हमें हेल्प करते हैं, तो इरिगेशन में हेल्प करते हैं बेटा, कार्टिंग में, है ना, और टिलिंग में हेल्प करते हैं। जो कार्ट होती है बेटा, गाड़ी जो होती है बैलगाड़ी जैसे, तो उसमें इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बुल्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उन्हें बोलते हैं हम मिल्च एनिमल। क्या बोलते हैं बेटा, मिल्च एनिमल। जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मिल्च एनिमल। तो इनको मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई बार पूछ लेता है आपको मिल्च एनिमल या फिर ड्रॉट एनिमल, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि मिल्च एनिमल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं और ड्रॉट एनिमल किसके लिए यूज़ की जा रही है। फिर इसके बाद बेटा कैटल फार्मिंग के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम मिल्क की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बेटा कि लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा, जो उसका मिल्क देने का टाइम है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में सेकंड है उसकी क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं बेटा, इंडियन वैरायटी के साथ में या फिर किसी फॉरेन वैरायटी के साथ में उनकी क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं। ठीक है, लोकल ब्रीड के साथ में या फिर किसी फॉरेन ब्रीड के साथ में उसका क्रॉस करा सकते हैं, जिससे हमें जो बेटा हाइब्रिड मिलेंगे वो कैसी होंगे बेटा, क्वालिटीज़ वाले। जैसी हमें क्वालिटीज़ चाहिए, जैसी डिज़ायर्ड क्वालिटी आपको चाहिए, वैसी क्वालिटीज़ की ब्रीड के साथ में आप उसकी क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं। थर्ड, शेल्टर। शेल्टर सही होना चाहिए बेटा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन शेल्टर होना चाहिए, ताकि आपके जो कैटल्स हैं वो हेल्दी रहें। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा कि जो शेल्टर है वो शेल्टर प्रॉपर कवर होना चाहिए। अगर शेल्टर प्रॉपर कवर नहीं है तो जितने भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनसे उनको हार्म पहुंच सकता है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जो शेल्टर का फ्लोर है, जो उनके बैठने की जगह है बेटा कैटल्स की, वो कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई स्किन डिजीज ना हो, है ना, उन्हें कोई बैक्टीरियल डिजीज ना हो, कोई फंगल डिजीज ना हो।
तो इसीलिए जो शेल्टर का जो फ्लोर है बेटा, जो बैठने की जगह होती है कैटल्स के, वो कैसी होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? फर्स्ट हमने पढ़ा कैटल फार्मिंग, जहाँ पे हमने देखा है कि कैटल्स को किन किन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में और मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। फिर कैसे हम मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो फर्स्ट पढ़ा बाय इंक्रीजिंग दी लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा के, दूध देने के समय को बढ़ा के हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं मिल्च एनिमल्स के थ्रू। इसके बाद में जैसे आपको कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे आपको क्वालिटीज़ चाहिए, आप उस क्वालिटीज़ के ब्रीड के साथ में कैटल्स की क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, जैसे इंडियन वैरायटी के साथ में या फिर किसी फॉरेन वैरायटी के साथ में। इसके बाद में बेटा शेल्टर, जो रहने की जगह है उनकी, वो साफ़ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि आपके जो कैटल्स हैं उनमें बीमारियां ना हो, और अगर बीमारियां होगी तो वो डेड हो सकते हैं या फिर प्रोडक्शन आपको कम मिल सकता है। ठीक है, बीमार हो सकते हैं, वो डिजीज हो सकते हैं। इसके बाद में जो कैटल्स हैं उनको रहने के लिए जो शेल्टर है बेटा, वो शेल्टर प्रॉपर कवर होना चाहिए, ताकि जितने भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे वो बच सके, हार्श वेदर से बच सके, जैसे आंधी, तूफान, बारिश। ठीक है, इन सब से उनको प्रोटेक्शन मिले। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है कि जो बेटा शेल्टर का जो फ्लोर है वो ड्राई होना चाहिए, जो कि जानवरों के बैठने की जगह, कैटल्स के बैठने की जगह बेटा, वो ड्राई होनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी स्किन डिजीज या फिर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? इसके बाद में नेक्स्ट है फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। क्या फूड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेयरी एनिमल्स को? तो फूड दो तरह के होते हैं बेटा। फूड जो है दिए जाते हैं जितने भी केटल्स को, वो दो तरह के फूड होते हैं। फर्स्ट ऐसे फूड होते हैं बेटा जो कि हेल्थ के लिए दिए जाते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए, ताकि उनमें कोई डिजीज़ ना हो, है ना। तो डिजीज़ होने से प्रिवेंशन के लिए उनको कुछ फूड दिए जाते हैं। और सेकंड ऐसा फूड होता है बेटा जो कि उनके लैक्टेशन के लिए दिया जाता है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिले। ठीक है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिले, और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कुछ फूड दिया जाता है। तो पहला तरह का जो फूड है बेटा वो हेल्दी रखने के लिए दिया जाता है, और दूसरे तरीके के ऐसे फूड्स होते हैं कुछ जो कि कैटल्स से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, इसके लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे दिए रखे हैं कुछ एनिमल फीड्स रखे हैं। फर्स्ट रफेज, सेकंड कॉन्सेंट्रेट्स, और थर्ड है फीड एडिटिव्स। तो ये फर्स्ट रखा बेटा रफेज। रफेज क्या होता है बेटा? फाइबर्स। तो जो फाइबर वाला फूड होता है वो दिया जाता है, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिल सके। दूसरा होता है कंसनट्रेट, जिसके अंदर फाइबर का अमाउंट काफ़ी कम होता है, और लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फीड एडिटिव्स। तो इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं मिल्च एनिमल्स के। तो बड़ा समझ में आया कि फूड भी दो कैटेगरी का होता है। जो फूड दिया जा रहा है एनिमल्स को या केटल्स को, वो दो तरह का, एक तो उनकी हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल हो, और दूसरा जो कि मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। क्लियर? तो बेटा रफेज दिया जाता है इनको, कंसनट्रेट दिया जाता है। कंसनट्रेट के अंदर फाइबर्स का अमाउंट कम होता है, लेकिन न्यूट्रिशंस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और फीड जो एडिटिव्स होते हैं बेटा, इनकी वैल्यू अलग होती है। इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें हेल्दी रखने के लिए, डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। आगे जो एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिए। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एक्सरसाइज में, वो आप उन क्वेश्चंस को अपने आप कीजिए एक बार प्रैक्टिस, तो आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक।